एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद दिस साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 2। अब आप सोचेंगे पार्ट 3 भी लिखा है एंड पार्ट 2 भी लिखा है, तो जो सीरीज हमने सीबीएसई क्लास 6 की स्टार्ट की है उसका ये पार्ट 3 है ओवरऑल, और चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी और देरी के। अब हम देखेंगे पिक्चर के थ्रू द सोलर सिस्टम को। ये तो सोलर सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स क्या हो गए, इनको हम बताएंगे। फिलहाल आप बस डेफिनेशन देखिए कि द सोलर सिस्टम में क्या होता है। द सन, द 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। जब हम इन सारी चीज़ों को एकजुट कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों के कलेक्शन को, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, और हम इसको सोलर फैमिली भी कह सकते हैं विद द सन एज इट हेड। हर घर में, हर परिवार में एक मुखिया होता है, एक हेड होता है। जैसे कि हमारे पापा हमारे घर में हेड हैं, वैसे ही इस सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन होता है, ठीक है। और इसको इसलिए हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, आजकल काफ़ी चल रहे हैं सोलर सेल, सोलर पैनल से एनर्जी बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है। तो ये सोलर एनर्जी होती क्या है? ये सोलर एनर्जी वही है जो सन से हमें डायरेक्ट मिलती है। अभी मैंने आपको सोलर सिस्टम दिखाया था और ये भी बताया था कि जो सन होता है वो हेड होता है सोलर सिस्टम का। लाइक जैसे हमारे पापा हमारी फैमिली में हेड है, वैसे ही सोलर फैमिली में हेड होते हैं सन। तो सन के बारे में देखते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ होता है? सोलर सिस्टम के सेंटर में। ये मान लीजिए ये हमारा सन है, तो इसके आजू बाजू ही तो सारे प्लैनेट्स हैं। हमारा अर्थ है, इस तरीके के 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं इस बीच वाले सन के अराउंड, ठीक है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ह्यूज, बहुत बड़ा है सन, ठीक है, हमारी अर्थ से तो बहुत बड़ा है और ये हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब आपने कभी सोचा कि जो ये 8 प्लैनेट्स हैं, मैंने अभी यहाँ सिर्फ 2 ही बना रही हूँ, 2 ही सर्कल बनाए हैं, 2 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली में 8 हैं ये। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये ऐसे ही गोले गोले में इतने शरीफ बन के क्यों घूमते हैं? कभी कोई किसी और की पाथ पे क्यों नहीं घूमता? जैसे कि मान लीजिए यहाँ मरकरी है, तो ये जाके अर्थ में क्यों नहीं टकरा जाता, या अर्थ वीनस में क्यों नहीं टकराता, या यूरेनस नेपच्यून में क्यों नहीं टकराता? ये इसलिए क्योंकि इनका अपना एक फिक्स पाथ है। और ये क्यों है फिक्स, और ये क्यों ऐसे सर्कल में ही घूमते हैं, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं घूमते हैं? क्योंकि जो सन है वो सेंटर में है और सन अपनी तरफ इनको पुल करता है, पुलिंग फोर्स, ठीक है। पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सन, जिसकी वजह से ये बाइंड हो जाते हैं अपने ही पाथ में घूमने के लिए। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system। ये तो हम सभी जानते हैं कि सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, और हमें भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। लेकिन एक्चुअली में सन में जितनी ज़्यादा हीट और लाइट है ना, वो सारी हमें नहीं मिल पाती, और मिलेगी भी ना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जल जाएंगे, हम उसको झेल ही नहीं पाएंगे, इतनी हीट एंड लाइट है सन में। हमें क्यों नहीं मिलती वो? जबकि मैंने आपसे इस प्रीवियस वीडियो में ये बताया था आपको कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है,
नियरेस्ट तो है, लेकिन वो नियरेस्ट भी काफ़ी दूर है हमसे, इसलिए उसकी ज़्यादा हीट एंड लाइट हमको नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती है वो ही हमारे लिए सफिशिएंट है। आपने देखा होगा ना, अभी मार्च अप्रैल मई क्या हालत हो जाती है गर्मी में, तो अगर थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा सन तो सोचे हम तो जल के पापड़ बन जाएंगे। द सन इज अबाउट The sun is about 150 million kilometer away from the earth. सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है ना, बहुत ज़्यादा दूर, और फिर भी हमें इतनी हीट एंड लाइट मिलती है, हम इतनी हीट को महसूस कर पाते हैं। सोचिए कि इतना दूर होने पे भी हमें इतनी हीट और लाइट मिल रही है, तो कितनी ज़्यादा हीट एंड लाइट होगी। इसीलिए भी तो बोला है कि ट्रेमेंडस हीट होती है सन में, जो कि हम फील नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर है। अब ये फैक्ट देखिए, डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। ये जो सोल है ना, ये रोमन मैथोलॉजी में, मतलब जैसे हम जो अपनी भगवान वाली कथाएं पढ़ते हैं तो उनके अनुसार रोमन में इस सोल का मतलब होता है सन गॉड, और इसीलिए सोलर मतलब निकाला गया कि वो चीज़ जो भी सन से रिलेटेड होगी। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर फैमिली, और सन की फैमिली सन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको सोलर फैमिली कहने लगे हैं। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। कमेंट सेक्शन में करिए इस वाली क्वेश्चन को जो इसने बोला है कि सोलर से आपको जितने वर्ड्स पता है वो आप करिए, जैसे सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली, सोलर सेल, सोलर कुकर, इस तरह के वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको सोलर सिस्टम में कि 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर सन से गिना जाए तो पहले कौन आता है, सन के जस्ट पास कौन है, फिर उससे थोड़ा दूर कौन है, अगर इस हिसाब से गिना जाए तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में आएगा मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए जैसे ये सन है तो इसके बाद पहले क्या आएगा, मरकरी, देन वीनस, देन आएगा हमारा प्यारा भारत, यानी कि भारत कहाँ है, अर्थ पे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन क्या आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बस 80 तो है। अब इन्होंने एक आपको इजी वे दे रखा है जिससे आप इन प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर आप इस सेंटेंस को याद करेंगे तो इस सेंटेंस के जो सेंटेंस में वर्ड यूज करें उसके फर्स्ट लेटर से आपका प्लैनेट बन जाएंगे। जैसे माई में एम से बनेगा मरकरी, देन वेरी, V for Venus, efficient, E for Earth, mother से M for Mars, just से J for Jupiter, served, S for Saturn, us, U for Uranus, nuts, and for Neptune। तो जो लोग इसको मेमोराइज करके याद करना चाहें तो वो इस सेंटेंस से कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं जब छोटी थी तो मैंने किसी ट्रिक से याद नहीं किया था, सिंपली 2-3 बार रिवाइज किया और याद हो गया था। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path। ये जितने भी 8 planets हैं, जैसे कि ये सन है ना, और इसके ये इस तरह से जो घूमते हैं तो ये फिक्स्ड पाथ है। ये 8 तरह के ऐसे सर्कल बने हुए हैं और ये फिक्स्ड पाथ है। मैं तो नहीं इतना अच्छा बना पा रही हूँ, बट ये फिक्स्ड पाथ है, कोई भी इधर से उधर नहीं होता है, दूसरे के पाथ में नहीं आता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो पाथ है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिट्स। ये जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट है
और यहाँ पर कोई प्लैनेट है, हम 2 ही प्लैनेट से पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तो हम बना नहीं पाएंगे, आर्टिस्ट तो हम है नहीं। ये तो मार्स हो गया, सॉरी मरकरी और वीनस से कर रहे हैं हम। तो जैसे वीनस मरकरी के रास्ते में नहीं आएगा, मरकरी वीनस के रास्ते में नहीं आएगा, वीनस अर्थ के रास्ते में नहीं आएगा, और ये बीच में हमारा क्या था, एस फॉर सन था। तो ये जैसे ये वाला जो गोल चक्र सा आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिट है और हर प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में मूव करता है। और मरकरी जो है सबसे पहले जो पड़ता है मरकरी, ये नियरेस्ट है सन के, मतलब सन के सबसे पास कौन सा है, मरकरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और सन का पूरा एक चक्र लगाने में, अपनी पूरी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में मरकरी को कितना दिन लगता है, 88 days लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर कौन आ जाएगा मरकरी के बाद, वीनस। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं वीनस को, अर्थ्स ट्विन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइज में और शेप में बहुत कुछ किसकी तरह दिखता है, अर्थ की तरह, इसलिए इसको अर्थ ट्विन्स या अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, अगस्त 2006 प्लूटो, मतलब 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट की तरह कंसीडर किया जाता था और 8 प्लैनेट्स की बजाय 9 प्लैनेट्स माने जाते थे सोलर सिस्टम में। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डार्क प्लैनेट्स। ठीक है, प्लूटो जैसे जो छोटे छोटे से ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन्हें हम डार्क प्लैनेट कहेंगे। मतलब इनका डार्क तो आप समझते हैं ना, बौने को कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे इन साइज के प्लैनेट्स को हम डार्क प्लैनेट कहेंगे, और सोलर सिस्टम से इसको बाहर कर दिया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट कैसे हो गया अर्थ, क्योंकि पहला है मरकरी और मरकरी के बाद है वीनस एंड देन थर्ड नंबर पे है अर्थ, इसलिए ये है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर साइज की बात की जाए तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और सबसे बड़ा, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर साइज में, मतलब जुपिटर इतना बड़ा है, अर्थ छोटा है उससे, और 5th लार्जेस्ट है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। देखिए बहुत लोग बोलते हैं ओवल शेप का है, इलिप्टिकल है, सर्कल है, स्फीयर है, ऐसा नहीं है। इसका शेप का नाम ही बिल्कुल अलग है, इसको जियोइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट। आपको लगता है बहुत लोगों को ये सर्कल है, सर्कल टाइप का, ये सर्कल नहीं है एक्चुअली में। ये जो इसका जैसे सर्कल है होता है ऐसा, तो इसके जो ये नॉर्थ है इस पे एकदम ये फ्लैट है, और साउथ पे भी ये एकदम फ्लैट है। कभी आप ऑरेंज देखना, वो भी लुढ़कता नहीं अगर हम उसे रख दें तो, क्योंकि उसके भी नॉर्थ एंड साउथ में वो फ्लैट सा होता है। तो इसी शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the sun। देखिए आजकल साइंटिस्ट बहुत तरह की खोजबीन कर रहे हैं कि क्या मार्स पे ज़िंदगी है कि नहीं, या कोई और प्लेनेट पे कहीं कोई है, या एलियंस रहते हैं क्या। जैसे हम ह्यूमंस की सोसाइटी अर्थ पे देखने को मिलती है ना, वैसे ही कहीं एलियंस है क्या, उनसे कांटेक्ट हो पाएगा। इस तरह की बहुत सारी रिसर्च चलती रहती हैं, लेकिन अब तक हमें बहुत ज़्यादा ठोस सबूत तो नहीं मिले। इसलिए जो लाइफ, वो चीज़ें जिससे लाइफ है, ज़िंदगी मौजूद है, जैसे पानी चाहिए है ना, मिट्टी वगैरह चाहिए, प्लांट्स उग सके, ये सब ऑक्सीजन चाहिए, ये सब सारी चीज़ें अर्थ पे तो मौजूद ही हैं।
और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा, जैसे कि मरकरी है, सन के एकदम पास है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है मरकरी, तो वहाँ भी रहना मुश्किल है। और यूरेनस नेपच्यून वो सन से इतना ज़्यादा दूर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो अर्थ बहुत गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, और यहाँ पर पानी भी है और एयर भी है। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है कि लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमें वाटर की भी ज़रूरत है, हमें एयर की भी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और जो एयर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, एक अलग ही प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, जहाँ पर लाइफ भी है। हम जैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंसान रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। खोज तो चल रही है, क्या पता मार्स पे भी कुछ मिल जाए। जब मिल जाएगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर बता दूंगी। फिलहाल के लिए अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है। From the outer space the earth appears blue। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर हम आउटर स्पेस से देखें ना तो अर्थ कैसा दिखता है? ब्लू। क्यों दिखता है? क्योंकि इसका 2/3 जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी तो नीला नीला दिखता है ना, आज ब्लू है पानी पानी, तो इसलिए हमारा अर्थ दिखता है ब्लू, और इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सो सिंपल, गाने से याद रख लेना, आज ब्लू है पानी पानी और अर्थ पे है पानी पानी, इसलिए अर्थ दिखता है ब्लू और हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। चलिए कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ह्यूमंस हैव बीन ऑलवेज फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhat was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the new universe. देखिए, स्काई देखना सबको पसंद होता है, रात में सुंदर लगता है। फ़र्क इतना है कि हम लोग सिर्फ उसकी सुंदरता देखते हैं और कुछ लोग इतना डीपली उसमें मर्ज हो जाते हैं कि वो उसकी स्टडी करते हैं कि कैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ मूव कर रही है, उनके मूवमेंट्स का रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हीं लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और उनमें से एक हमारे एंशिएंट इंडिया के बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमर रहे हैं आर्यभट्ट, बहुत ही फेमस हैं, ये वर्ल्ड में फेमस हैं, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो मून होता है और ये बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ वगैरह, ये इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और यही बात अभी हमने पहले पढ़ी थी कि मून की और प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट ये इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और आज के टाइम पर भी जो भी नए नए ये एस्ट्रोनॉमर्स आ रहे हैं, ये सब बिजी हैं कि हम कोई नई खोज करें, यूनिवर्स में पता लगाएं कि यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, कहीं और प्लैनेट में कहीं हमारे जैसे लाइफ मौजूद है क्या, कहीं और भी ह्यूमंस रहते हैं क्या मार्स वगैरह पे। तो इस तरह की बहुत सारे काम चल रहे हैं। आए दिन आप देखते हो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वहाँ उधर से भी बहुत सारी सैटेलाइट्स का सिस्टम होता है, सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, लॉन्च हो रही हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, यूनिवर्स में चीज़ें पता की जा रही हैं कि यूनिवर्स में चलता क्या है। एक और चीज़ देखते हैं, Many words used in language may have been taken from some other language। देखिए, हम आमतौर पे बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बोलते तो हम हिंदी हैं, लेकिन अब हम हिंदी में हमेशा शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलते, बहुत भाषा के हैं। वैसे ही ज्योग्राफी एक वर्ड है जो कि है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक से। ग्रीक कंट्री है अपनी अलग, वहाँ से हुआ है। इसकी ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीक। अब ज्योग्राफी वर्ड कैसे ग्रीक से लेके आया है, वो ऐसे कि GE का मतलब होता है अर्थ, एंड
ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग। तो ज्योग्राफी की बात हो गई, ये अर्थ रिलेटेड पढ़ाई को ही जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाए अर्थ के बारे में, उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। वर्ड इंग्लिश का है लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन ग्रीक से आया है। देखो जियो, जियो का मतलब आप तो समझ गए, जियो कहाँ से बना है, जी से, जी मीन्स अर्थ। लॉजी अगर लग जाए इसके पीछे, जियोलॉजी यानी स्टडी हो गई, स्टडी ऑफ अर्थ। और अगर जियोमेट्री, आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, जियोमेट्री यानी मेजरमेंट की बात आ गई, मेट्री अगर लग गया यानी मेजरमेंट, और OLD लग गया यानी रिसेंपलिंग द शेप, शेप की बात की जा रही है। सन के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब मून क्यों पीछे रहे, अब मून के बारे में भी देख लेते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन मून, यानी कि वन सैटेलाइट। मून क्या है, एक सैटेलाइट ही तो है, बस नेचुरल सैटेलाइट है। डेट इज द मून, अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है अगर नेचुरल की बात की जाए, जो हमें कुदरत ने दी है, और वो है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। आप डायमीटर समझते हैं मैथ्स में, जैसे ये एक सर्कल अगर है, सेंटर से जो एक लाइन यहाँ से पूरे यहाँ तक जाएगी, इसको डायमीटर कहते हैं। और अगर इसको हाफ कर दूं, सिर्फ इतनी इतनी, तो ये रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो सोचिए ये सिर्फ 1/4 इतनी छोटी है, मतलब इतना छोटा है मून अर्थ से। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है ये, इसलिए दिखता है क्योंकि बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में मून अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कितना दूर है अर्थ सन से, और अब मून कितना दूर है अर्थ से। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कौन किससे ज़्यादा दूर है, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ ही सन से ज़्यादा दूरी पर है। The moon moves around the earth in about 27 days। देखो मून क्या करता है, परिक्रमा लगाता है, किसकी, अर्थ की। ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अभी ये जो मैंने बीच में बना दिया, ये क्या है, ये अभी अर्थ है, क्या है, अर्थ। और इसके चक्कर कौन काटेगा, ये मून। ये क्या है, ये मून है, तो पूरा इसका गोला चक्कर ऐसे काटेगा, और इस पूरे गोल चक्कर काट के इसको दोबारा अपनी जगह पे आने में कितना दिन लगता है, 27 डेज लगता है। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us। ठीक है, और इसी वजह से सिर्फ एक ही साइड हमें मून की विजिबल होती है। The moon does not have conditions favorable for life। अब मून पे बहुत लोग कहते हैं, चांद पे भी आजकल लोग बाग जा रहे हैं, तो क्या चांद पे लाइफ है या नहीं। तो देखिए अब तक तो यही है कि जो कंडीशंस हमें लाइफ के लिए चाहिए, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, वो मून पर नहीं है। हाँ, मून पे क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन भी है, मतलब गड्ढे भी हैं। These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows। और यही सारे जो डिप्रेशंस वगैरह हैं, माउंटेन्स वगैरह है, इनसे क्या होता है, एक शेडो बनती है, परछाई टाइप की। आप क्या करें, कभी फुल मून देखिएगा, जब पूरा मून होता है, और इन शेडोज को ऑब्जर्व करिएगा। जो कहते हैं ना चांद में दाग है, दाग नहीं है, वो गड्ढे हैं असल में। अब हम देखेंगे एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स, जो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताते हुए सोलर सिस्टम की मैंने आपसे कहा था, टेंशन मत लीजिए, आगे बताऊंगी, तो लिख लो। अब बताऊंगी आपको एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। उससे पहले ज़रा आप ये पिक्चर्स भी देख लीजिए एस्ट्रॉयड्स की, ठीक है, देख ली ना। चलिए, एस्ट्रॉयड्स,
Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. हम स्टार्स के बारे में जान चुके हैं, प्लैनेट्स के बारे में जान चुके हैं, सैटेलाइट के बारे में भी जान चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बॉडीज़ हैं जो कि स्काई में, यूनिवर्स में मौजूद हैं, और ये भी क्या करती हैं, सन के चक्कर लगाती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और ये कहाँ मिलती हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में. ये मैंने आपको बताया था ना कि गोले गोले से होते हैं जो सर्कल, उसी में प्लैनेट्स मूव करता है सन की परिक्रमा लगाने के लिए. तो जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच का जगह है, मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे कि ये ऐसे करके ये गोला है और एक गोला ये है. सपोज कीजिए ये जो गोले हैं ये एक मार्स का है, एक जुपिटर का. तो इस बीच में ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं जो भी क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं. Scientists are of the view that asteroids are the part of planet which exploded many years back. और साइंटिस्ट का क्या मानना है कि एस्ट्रॉइड्स क्या है, प्लैनेट का ही हिस्सा है जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड यानी टूट बिखर चुके हैं. तो ये तो रही एस्ट्रॉइड की कहानी. मेजर चीज़ आप ये याद रखेंगे कि एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ही सन का राउंड लगाते हैं. अब मेटेरॉइड्स की बात आती है. द स्मॉल पीस ऑफ रॉक, किसका रॉक है, स्मॉल मतलब पीस है रॉक का, विच मूव अराउंड द सन. ये भी सन की परिक्रमा लगा रहा है और ये रॉक का पीस है, इसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं. समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. और कभी कभी क्या होता है कि ये अर्थ के भी बहुत पास आ जाते हैं और अर्थ पे गिर भी जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीट अप एंड बर्न. और फ्रिक्शन की वजह से, साइंस जब पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब घिसावट की वजह से. जब कभी कभी ठंड होती है तो हम अपने हाथों को घिसते हैं ना एक दूसरे से, क्यों घिसते हैं, तो ठंड क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं. अक्सर हम इस तरह के काम ठंडों में करते हैं. तो वैसे ही इसी चीज़ को घिसने को फ्रिक्शन कहते हैं. तो फ्रिक्शन की वजह से जो एयर के साथ फ्रिक्शन होता है इन मेटेरॉइड्स का, इस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और ये जल जाते हैं और एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती है. समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. और कई बार इसी तरह का मेटेओराइड जब कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, जल नहीं पाता है और अर्थ पे गिर जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है. Do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear steady night? क्या तुम लोगों ने कभी रात में देखा है कि एकदम वाइटिश सा कुछ मतलब ग्लोइंग सा पाथ बने? बहुत लोग उसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, दिस बैंड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. लेकिन ये क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी है ये एक. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. एक्चुअली गैलेक्सी क्या है, देखिए सोलर सिस्टम आप समझ चुके हैं. एक गैलेक्सी के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है. इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. और एंशिएंट इंडिया में ऐसा माना जाता था ये कोई नदी है लाइट फ्लोइंग, जिसमें लाइट बहती है. दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, आकाश गंगा. गैलेक्सी is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है स्टार्स का, क्लाउड्स का, डस्ट गैसेस का, ठीक है. और हमारी ये जो बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिल जाती है ना तो क्या बना लेती हैं, यूनिवर्स. ठीक है, तो आप ऐसे समझिए यूनिवर्स के अंदर है गैलेक्सीज और गैलेक्सी के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर है हमारा अर्थ,
अर्थ के अंदर है हमारा कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के अंदर है इंडिया, इंडिया के अंदर आप जैसे स्टेट में रहते हैं, स्टेट के अंदर सिटी, दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सॉरी सिटी, और अगर आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है तो मतलब इसी तरीके से ये सारा प्रोसीजर है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अभी भी से साइंटिस्ट रिसर्च चल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन इसकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि आप ये सोचो हमारा अर्थ ही इतना बड़ा है और अर्थ से भी बड़ा सन है, और हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट है, सन है, एस्ट्रॉयड है, मेटेरॉइड्स है, मून्स हैं अपने अपने, हर एक प्लैनेट का अपना अपना मून है, तो मतलब कितना कुछ एक सोलर सिस्टम में। फिर सोलर सिस्टम भी किसी गैलेक्सी का पार्ट होगा, उस गैलेक्सी में और भी इस तरह के सन होंगे, ऐसा सिस्टम होगा, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बना रही हैं, बहुत सारी। तो सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। तो अभी इस चीज़ पे कोई कह नहीं सकता कि कितना बड़ा होगा, रिसर्च चल रही है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या क्या नई नई जानकारियाँ पता चलती हैं, क्या क्या रिसर्चेस होती हैं। फिलहाल तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, है ना। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि आर्टिफिशियल भी होता होगा, है ना। तो यही देख लीजिए। पहली चीज़ तो सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, और हम मून को सैटेलाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ के चारों ओर घूमता है मून, इसलिए मून हो गई एक सैटेलाइट। बट मून को आपने बनाया है क्या? मैंने बनाया है? ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया ना, कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, इसलिए उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कह देते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, तो क्या कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी हैं जो हम जैसे इंसानों ने बनाए, साइंटिस्ट ने बनाए? तो जी हाँ, ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं, और उन्हीं सैटेलाइट्स को ह्यूमन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। इनको साइंटिस्ट बनाते हैं ताकि हम यूनिवर्स की और ज़्यादा जानकारी कर सकें। जो हमारे इतने सारे ये टीवी के शोज़ वगैरह आते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। और ये सैटेलाइट्स ऊपर पहुंचती कैसे? रॉकेट के थ्रू। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लॉन्चिंग पैड वगैरह बने हुए हैं। एक का नाम है, एक श्रीहरिकोटा में है। अगर आपको भी एक आध के नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारी सैटेलाइट्स है, इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसे इनसेट है, IRS है, एडुसेट, ये सब। अब एक क्वेश्चन है, ये आप ही के लिए, क्योंकि हम इस बात पे पहले चर्चा कर चुके हैं। What do animals and plants require in order to grow and survive? एनिमल्स और प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बताया था कि अर्थ क्यों एक यूनिक प्लैनेट है। अगर आप उन्हीं बातों को भी लिख देते हैं तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं। उन्हीं चीज़ों को लिख दीजिए कमेंट में, मुझे पता भी पड़ जाएगा कि आपने ध्यान से सुना है मैंने जो अर्थ के बारे में बताया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969। पहला इंसान जिसने पैर रखा सरफेस पे मून के, कब? 1969 20th जुलाई, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन थे ये। अब आपको ये बताना है कि क्या किसी इंडियन ने भी ये काम किया है? क्या किया तो है, नाम आप बताएंगे। काफ़ी फेमस है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को उनके नाम पता होंगे, क्योंकि जीके में भी, जीके का ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए ये तो मैं बनाऊंगी, लेकिन सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं कि साइंस की बनाऊं या इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करवाऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।